सोचिए एक ऐसे भविष्य की जहां पूरी गैलेक्सी की सबसे कीमती चीज कोई सोना या हीरा नहीं बल्कि एक रहस्यमय पदार्थ है जिसे स्पाइस कहा जाता है। यह स्पाइस सिर्फ एक खतरनाक रेगिस्तानी ग्रह एरेकिस पर मिलता है और इसी के लिए पूरी गैलेक्सी की ताकतवर हाउस आपस में टकराने वाली है। लेकिन इस सत्ता और साजिश के खेल के बीच खड़ा है एक लड़का, पॉल एट्रोडिस, जिसके अंदर छुपा है एक ऐसा भविष्य जो पूरी दुनिया बदल सकता है। तो आज हम समझेंगे ड्यून पार्ट 1 की पूरी कहानी। यह कहानी घटित होती है भविष्य के साल 10191 में, जहां इंसान इतना विकसित हो चुका है कि वह अपने ही सौर मंडल में नहीं बल्कि गैलेक्सी के कई अलग अलग ग्रहों पर बस चुका है। अब ये सारे ग्रह अलग अलग शाही घरानों यानी ग्रेट हाउसेस के कंट्रोल में हैं, जो मिलकर एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा बनाते हैं। इन सभी घरानों पर शासन करता है हाउस क्रॉन्यो, जिसके लीडर को पेडिशाह एम्पायर कहा जाता है। एम्पायर के पास एक बेहद ताकतवर और हाईटेक सेना होती है जिसे सरदावकर आर्मी कहा जाता है, और इस सेना का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इसी दौरान हमें एक बेहद खास ग्रह देखने को मिलता है जिसका नाम है एरेकिस। यह एक विशाल रेगिस्तानी ग्रह है जिसकी रेत में पाया जाता है एक बेहद कीमती पदार्थ स्पाइस मिलांग। यह स्पाइस इतनी दुर्लभ और शक्तिशाली चीज है कि इसे लेने से इंसान की उम्र बढ़ सकती है, उसकी मानसिक क्षमताएं तेज हो जाती हैं और कुछ लोग तो इसके जरिए भविष्य की झलक तक देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी स्पाइस की मदद से इंटरस्टेलर ट्रैवल यानी कि गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करना संभव होता है। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल ताकत और नशे के लिए करते हैं, जबकि दूसरी तरफ पूरी गैलेक्सी का व्यापार और अंतरिक्ष यात्रा इसी स्पाइस पर निर्भर करती है। इसी वजह से स्पाई मिलांग पूरे ड्यून यूनिवर्स की सबसे कीमती चीज बन चुकी है। एरेकिस पर रहने वाले स्थानीय लोगों को फरमन कहा जाता है। ये लोग इस स्पाइस को बेहद पवित्र मानते हैं, लेकिन इसके लगातार संपर्क में रहने की वजह से उनकी आंखें गहरे नीले रंग की हो जाती है। यहीं पर कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ चानी की नरेशन हमें बताती है कि कई सालों से हार्कोनेन के लोग एरेकिस पर कब्जा करके इस स्पाइस की माइनिंग कर रहे थे। इन लोगों को लीड करता है बैरोन व्लादिमीर हार्कोनेन, जो एक बेहद क्रूर और लालची शासक है। फेरमिन लोगों ने कई बार कोशिश की कि हार्कोनेन को इस ग्रह से भगा दिया जाए, लेकिन उनके आधुनिक हथियारों और ताकत के सामने फेरमिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। लेकिन अचानक एक दिन एम्पायर के आदेश पर हार्कोनेन के लोग एरेकिस को छोड़ देते हैं। यह फैसला सबको बेहद अजीब लगता है, क्योंकि कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक दूसरे ग्रह पर जिसका नाम है कैलाडन, जो कि हाउस एट्रोडिस के नियंत्रण में है। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के मुख्य किरदार पाउल एट्रोडिस से। इस समय पॉल अपनी माँ लेडी जेसिका के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। असल में जेसिका एक रहस्यमयी और शक्तिशाली संगठन बेन गेसेरेट सिस्टरहुड से जुड़ी हुई है। यह संगठन सदियों से अलग अलग शाही घरानों में अपनी सदस्यों को भेजकर राजनीति और सत्ता के संतुलन को प्रभावित करता रहता है। जेसिका पॉल को बताती है कि बहुत समय पहले बेन ने उसे हाउस एट्रोडिस के साथ रहने के लिए भेजा था, जहां उसे ड्यूक लेटो एट्रोडिस की सेवा करनी थी। लेकिन समय के साथ साथ जेसिका को लेटो से प्यार हो गया और फिर पॉल का जन्म हुआ। बेन की महिलाओं के पास कई तरह की असाधारण क्षमताएं होती हैं, जैसे बेहद तेज मानसिक शक्ति, लोगों के दिमाग को प्रभावित करना और खास परिस्थितियों में भविष्य की झलक देख पाना। जेसिका इन्हीं शक्तियों की ट्रेनिंग अपने बेटे पॉल को भी दे रही होती है। यहीं पर पॉल अपनी माँ से बताता है कि पिछले कुछ समय से उसे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। उसे ऐसे विजन्स दिखाई दे रहे हैं जो भविष्य में सच होते हुए दिख रहे हैं। अपने इन सपनों में वह बार बार एक नीली आंखों वाली फेरमिन लड़की को देखता है, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि चानी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है विशाल स्पेसशिप के एक बेड़े पर, जहाँ से एम्पायर का एक दूत कैलेटन पर पहुँचता है। वह ड्यूक लेटो को बताता है कि एरेकिस पर स्पाइस की माइनिंग का अधिकार हाउस हार्कोनेन से लेकर हाउस एट्रोडिस को दिया जा रहा है। यह सुनकर लेटो के सलाहकार कुर्ने हालेक और ट्यूफिर हावर्ड को यह फैसला थोड़ा संदिग्ध लगता है, लेकिन चूंकि यह आदेश सीधे एम्पायर की तरफ से आया था, इसलिए लेटो बिना सवाल किए अपनी मुहर लगाकर इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। उसी दौरान जेसिका की नज़र एम्पायर की एक बेहद शक्तिशाली बेन महिला पर पड़ती है, रिवरेंड मदर क्यूस हेलेन मोहिमा, जो कभी जेसिका की गुरु हुआ करती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिल्म के एक बेहद शानदार किरदार डंकन इदाहो पर। डंकन ड्यूक लेटो का सबसे भरोसेमंद योद्धा और सेनापति होता है। यहीं पर पॉल की मुलाकात डंकन से होती है, जो एरेकिस जाने की तैयारियों में लगा होता है ताकि एट्रोडिस का पूरा काफिला वहां जाकर स्पाइस की माइनिंग शुरू कर सके। बातों बातों में पॉल डंकन को बताता है कि उसने अपने विजन्स में उसकी मौत देखी है।
वह उसे सावधान रहने की सलाह देता है, लेकिन डंकन मुस्कुरा कर कहता है, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ड्यूक लेटो पर, जो पॉल को समझा रहा होता है कि एम्पायर का असली मकसद शायद कुछ और है। संभव है कि एम्पायर चाहता हो कि एट्रोडिस और हेराकिन्स आपस में लड़ें, ताकि दोनों घराने कमजोर हो जाएं और फिर एराकिस की पूरी ताकत उसके हाथ में आ जाए। इस पर पॉल कहता है कि अगर वे एराकिस चाहेंगे तो वह फेरमन लोगों से दोस्ती करना चाहता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे उनकी मदद कर सके। इसी वजह से पॉल ने पहले ही डंकन डाहो को एराकिस भेज दिया था, ताकि वह फेरमन के साथ संपर्क में बना रहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गर्नी हेलिक पर, जो इस समय पॉल को युद्ध की ट्रेनिंग दे रहा होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि ये लोग लड़ाई के दौरान अपने शरीर के चारों ओर पर्सनल एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो तेज हमलों को रोक सकते हैं। उधर दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है हाउस हेराक्नन की ओर, जहां बैरोन हेराक्नन को यह खबर मिलती है कि एराकिस की स्पाइस माइनिंग अब एट्रोडिस को दे दी गई है। इसके जवाब में बैरन हेराक्नन अपने आदमी से कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि असल में यह सब कुछ उनके लिए ही फायदे की होने वाली है। इसके बाद सीन फिर से कैलेटन पर शिफ्ट होता है, जहां रेवरेंड मदर पॉल से मिलने के लिए आती है। वह पॉल को अपना हाथ एक खास बॉक्स में रखने के लिए कहती है। असल में यह एक टेस्ट होता है, जिसे कॉम जबर टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट के जरिए वह यह जानना चाहती है कि पॉल सच में वही खास इंसान है या नहीं, जिसके बारे में बेन लंबे समय से भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। इस दौरान पॉल को उस बॉक्स के अंदर असहनीय दर्द महसूस होता है, लेकिन अगर वह अपना हाथ बाहर निकालता तो रेवरेंड मदर के हाथ में मौजूद जहरीली सुई कॉम कबर उसे तुरंत मार सकती थी। पॉल बेहद मुश्किल से इस टेस्ट को सहन करता है और आखिरकार वह इसे पार कर लेता है। जब हेलेन मोहिम वहाँ से जाने लगती है तो वह रास्ते में जेसिका से कहती है कि अगर पॉल सच में वही चुना हुआ इंसान है तो उसके रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली है। दूर खड़ा पॉल भी उनकी ये बातें सुन लेता है। इसके जवाब में जेसिका अपने बेटे से कहती है कि अगर कोई मसीहा होता है तो उसका काम बुराई को ख़त्म करके दुनिया में संतुलन और शांति वापस लाना होता है। इसके बाद हाउस एट्रोडिस का पूरा काफिला एराकिस के लिए रवाना हो जाता है। कुछ समय बाद ये लोग एराकिस पर पहुंचते हैं। यहाँ पॉल नोटिस करता है कि आसपास खड़े फेरमिन लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जैसे कि वे उसे खास व्यक्ति की तरह पहचान रहे हों। जेसिका पॉल से कहती है कि शायद बेन ने पहले ही फेरमिन के लोगों के बीच कुछ भविष्यवाणी फैला रखी है, जिसके अनुसार एक दिन कोई बाहरी व्यक्ति आएगा जो उनकी मदद करेगा। इसके बाद एट्रोडिस के लोग एराकिस की राजधानी एराकाइन शहर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते ही ड्यूक लेटो अपने लोगों को स्पाइस माइनिंग का काम शुरू करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ पॉल शहर के अंदर घूम रहा होता है और दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स के निशानों को देख रहा होता है। यहीं उसे पता चलता है कि इस रेगिस्तान में विशालकाय जीव रहते हैं, जिन्हें सैंड वॉर्म कहा जाता है। ये रेत के अंदर रहने वाले दैत्याकार जीव होते हैं, जिनकी लंबाई सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। इनकी सबसे खतरनाक बात यह होती है कि ये किसी भी तरह की कंपन या आवाज़ से आकर्षित हो जाते हैं और उसे अपना शिकार समझकर हमला कर देते हैं। इसीलिए फेरमैन लोग रेत पर एक खास तरीके से चलते हैं, ताकि उनके कदमों से नियमित कंपन पैदा ना हो और सैंड वॉर्म्स उनका पीछा ना कर सके। इसी दौरान अचानक एक हंटर सीकर ड्रोन दीवार से निकलकर पॉल पर हमला करने की कोशिश करता है, तो पॉल किसी तरह छिप कर खुद को बचा लेता है। बाद में पता चलता है कि यह हमला हेराक्नन के लोगों की साजिश थी। उन्होंने इस छोटे से हथियारे ड्रोन को पहले ही दीवार के अंदर छुपा दिया था, ताकि सही मौके पर पॉल को मार सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बैरोन हेराक्नन के पास, जहाँ रेवरेंड मदर मोहिम उससे मिलने आती है। वह उसे एट्रोडिस पर हमला करने की इजाज़त देती है और बताती है कि इस लड़ाई में एम्पायर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसका साथ देगा। लेकिन वह उसे एक बात साफ साफ कहती है, जेसिका और पॉल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे बैन सुरक्षा में हैं। लेकिन बैरोन अपने आदमियों को गुप्त रूप से आदेश देता है कि मौका मिले तो उन्हें भी खत्म कर दिया जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डंकन इताहो पर, जो एराकिस से लौटकर ड्यूक लेटो को बताता है कि जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा फेरमन इस ग्रह पर रहते हैं। यहीं डंकन लेटो की मुलाकात फेरमन के एक लीडर स्टील कार से करवाता है। लेटो उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि एट्रोडिस यहाँ शोषण करने नहीं बल्कि सहयोग करने आए हैं। वह वादा करता है कि अब एराकिस पर पहले जैसा अत्याचार नहीं होगा जैसा हेराक्नन के समय में होता था। लेकिन स्टीलगार अभी भी उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता और उन्हें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके यहाँ से जाने की सलाह देता है।
इसके बाद हम पॉल को डंकन के साथ देखते हैं। डंकन उसे कुछ खास चीज़ें देता है, जैसे कि स्टील सूट, एक कंपास और कुछ फेरमोन उपकरण। वह पॉल को बताता है कि बिना स्टील सूट के कोई भी इंसान इस रेगिस्तान में ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि यह सूट शरीर के पसीने और नमी को रिसाइकल करके पीने का पानी बनाता है। इसके बाद ड्यूक लेटो अपनी टीम के साथ एरेकिस के उस इलाके में जाता है जहाँ स्पाइस की माइनिंग हो रही थी, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि हार्कोनेन लोग मशीन को बेहद खराब हालत में छोड़ कर गए हैं। अब इन हालात को देखकर लेटो की मुलाकात एम्पायर द्वारा भेजी गई एम्पेरियल प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर लीड कैनस से होती है। वह उन्हें स्टील सूट के बारे में समझाती है और बताती है कि फेरमोन के लिए यह सूट जीवन और मौत के बीच का फर्क है। इसके बाद वे लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां एक बड़ी स्पाइस हार्वेस्टर मशीन काम कर रही होती है। डॉक्टर काइनेस उन्हें बताती है कि आसपास उड़ने वाले ड्रोन सैंडवॉर्म को पहले से पहचानने में मदद करते हैं ताकि समय रहते मशीनों को वहां से हटाया जा सके। लेकिन तभी वे देखते हैं कि रेत के नीचे एक विशाल सैंडवॉर्म उनकी माइनिंग मशीन की तरफ बढ़ रहा है। ये तुरंत एक कैरियर बुलाते हैं जो एक बड़ी उड़ने वाली मशीन होती है और हार्वेस्टर को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। लेकिन कैरियर एक केबल टूट जाता है और हार्वेस्टर मशीन वहीं फंस जाती है। अब लेटो तुरंत अपने जहाज को नीचे उतारकर वहाँ फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिश करता है। पॉल भी लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन उसी समय उसे फिर से अपने विजन्स दिखाई देने लगते हैं और वह कुछ पल के लिए उनमें खो जाता है। तभी कॉर्नी हालेक उसे वापस जहाज में ले जाता है। जैसे ही वे लोग वहाँ से उड़ते हैं, रेत के नीचे से एक विशाल सैंडवॉर्म निकलता है और पूरी माइनिंग मशीन को निगल जाता है। इसके बाद सभी लोग अपने बेस पर वापस आ जाते हैं। लेटो डॉक्टर कैनी से कहता है कि अगर उन्होंने जल्द ही स्पाइस प्रोडक्शन शुरू नहीं किया तो एम्पायर उनसे नाराज हो सकता है, लेकिन कैनी साफ कहती है कि वह उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकती। उन्हें जो मशीनें मिली हैं उसी से काम चलाना होगा। उधर पॉल की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए डॉक्टर वेलिंगटन यू उसे चेक करता है। वह कहता है कि शायद स्पाइस से ज़्यादा संपर्क की वजह से पॉल को यह असर हो गया है। लेकिन पॉल अपनी माँ जेसिका को बताता है कि उसने अपने विजन्स में फिर से उसी नीली आंखों वाली लड़की को देखा, यानी कि चानी। इस बार उसने उसे एक क्राइक्स नाइफ भी दिखाया जो फेरमोन के लिए बेहद पवित्र हथियार होता है। पॉल अपने विजन में जेसिका के दूसरे बच्चे की झलक भी देखता है, यानी अपनी छोटी बहन आलिया, जो आगे आने वाले पार्ट्स में अहम भूमिका निभाने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेल्सा पर, जहां एम्पायर की खतरनाक सरतावकर आर्मी तैयार की जा रही होती है। एम्पायर गुप्त रूप से बैरोन हार्कोनेन को अपनी सेना देता है ताकि वह एटोरिस पर हमला कर सके। इसके बाद कहानी वापस एरेकिस पर आती है। डॉक्टर यू ड्यूक लेटो और पॉल को कुछ दवाइयाँ देता है ताकि वे आराम से सो सके। लेकिन रात के समय अचानक लेटो की आंख खुलती है और वह देखता है कि उसकी एक नौकरानी घायल पड़ी है। कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक जहरीली सुई उसके शरीर में चुभ जाती है जो उसके शील्ड को भी निष्क्रिय कर देती है। और तभी उसे पता चलता है कि उसके साथ विश्वासघात करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर यू ही है। असल में बैरोन हार्कोनेन ने यू की पत्नी को कैद करके रखा था और उसी के दबाव में उसने यह धोखा दिया। लेकिन यू पूरी तरह गद्दार नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह लेटो के मुंह में एक झूठा दांत लगा देता है जिसमें जहरीली गैस भरी होती है। वह कहता है कि जब बैरोन तुम्हारे सामने आए तो इस दांत को तोड़ देना ताकि जहरीली गैस निकलकर बैरोन को मार सके। उधर उसी समय हार्कोनेन और सरतावकर की संयुक्त सेना हाउस एट्रोडिस के बेस पर हमला कर देती है। एट्रोडिस के सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन दुश्मन की विशाल सेना के सामने टिक पाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इधर डंकन इदाहो दुश्मनों से लड़ते हुए पॉल को बचाने के लिए उसकी तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि पॉल वहाँ है ही नहीं। असल में बैरोन हार्कोनेन के लोगों ने पॉल और जेसिका दोनों को पकड़कर एक ऑर्निथॉप्टर में बैठा दिया था। उनकी योजना यह थी कि उन्हें दूर रेगिस्तान में ले जाकर सैंड वॉर्म वाले इलाके में फेंक दिया जाए ताकि वे वहीं मर जाएं। लेकिन उसी दौरान पॉल पहली बार अपनी माइंड मैनिपुलेशन पावर यानी कि बेन वॉइस का इस्तेमाल करता है। वह सैनिकों को आदेश देता है कि वे अनजाने में ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उसी समय जेसिका को वहाँ एक छोटा सा सूटकेस दिखाई देता है जिस पर डॉक्टर यू के घराने का निशान बना होता है। आखिरकार पॉल और जेसिका अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उन सैनिकों से बच के निकल जाते हैं। ऊपर उड़ते हुए वे देख पाते हैं कि किस तरह हार्कोनेन की सेना ने एरेकिस शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया है।
इसके बाद दोनों रात गुजारने के लिए रेगिस्तान में एक टेंट लगाकर आराम करते हैं। उधर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर यू पर, जो बैरोन से अपनी पत्नी को छोड़ने की मांग करता है, लेकिन बैरोन उसे धोखा देकर वहीं मार डालता है। इसके बाद बैरोन ड्यूक लेटो के पास जाता है, जो कैद में पड़ा होता है। मौका मिलते ही लेटो अपनी नकली दांत को तोड़ देता है और उसके अंदर भरा जहर हवा में फैलकर एक घातक गैस बन जाता है। यह जहरीली गैस लेटो की तो जान ले ही लेती है, साथ ही वहाँ मौजूद कई हरकनन सैनिक भी मारे जाते हैं। लेकिन बैरोन किसी तरह बचकर निकल जाता है, क्योंकि वह अपनी एंटी ग्रेविटी सूट की मदद से ऊपर हवा में उठ जाता है। कुछ देर बाद सैनिक कमरे में घुसते हैं और जहरीली गैस को साफ करते हैं। इधर पॉल को डॉक्टर यू का बैग मिल जाता है। जब वह उसे खोलता है तो उसे अपने पिता ड्यूक लेटो की सिग्नेट रिंग मिलती है। यही उसे समझ में आता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसी समय उसे एक और विजन दिखाई देता है, जिसमें वह उसी नीली आंख वाली लड़की चानी के साथ मिलकर एम्परर की सेना के खिलाफ लड़ रहा होता है। अब पॉल समझ जाता है कि शायद यह आने वाले युद्ध की झलक है। इसके बाद किसी तरह पॉल और जेसिका रेतीले पहाड़ों से बाहर निकलते हैं। वहीं अचानक डंकन इडाओ भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वह बताता है कि डॉक्टर यू के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस था, जिसकी मदद से वह उन्हें यहां तक ढूंढ पाया। साथ ही वह यह भी बताता है कि डॉक्टर लाइक कैनस अब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई हैं। इसके बाद वे सब लोग काइनस के एक पुराने इकोलॉजी के टेस्टिंग स्टेशन पर पहुंचते हैं। काइनस बताती है कि कई साल पहले यहाँ अरेकिस को रहने लायक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब स्पाइस की खोज हुई तो ये सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए। यही पॉल सबको बताता है कि वह अपने पिता की इच्छा के मुताबिक फेयरमैन लोगों के साथ मिलकर बैरन हैरकनन को हराएगा और एक दिन एम्पायर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन तभी हैरकनन सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। डंकन इडाओ बहादुरी से उनका सामना करता है और पॉल के विजन्स के अनुसार उन्हें बचाते हुए वही शहीद हो जाता है। इसके बाद जेसिका और पॉल काइनस के बताए रास्ते से एक सुरंग की तरफ जाते हैं। काइनस उन्हें सुरक्षित रास्ते पर भेजकर खुद दुश्मनों का सामना करने निकल जाती है। वह जानती थी कि अकेले लड़ना मुश्किल है, इसीलिए वह एक खास थंपर डिवाइस का इस्तेमाल करती है, जो रेत में तेज कंपन पैदा कर देता है। कुछ ही देर में एक विशाल सैंडवॉर्म वहां पहुंच जाता है और हैरकनन सैनिकों को निगल जाता है। उधर पॉल और जेसिका एक ऑर्निथॉप्टर में उड़कर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे दुश्मनों के जहाज पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए वे सीधे एक खतरनाक सैंडवॉर्म के अंदर घुस जाते हैं। तूफान इतना भयानक होता है कि उनका ऑर्निथॉप्टर क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ बैरन हैरकनन अपने शरीर का इलाज कर रहा होता है। तभी उसका भतीजा ग्लासो राबन उसे बताता है कि शायद सैंडवॉर्म्स में पॉल और जेसिका दोनों मारे गए। यह सुनकर बैरन आदेश देता है कि अब सभी फेयरमैन को भी खत्म कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी द्रोह ना हो सके। लेकिन पॉल और जेसिका अभी भी जिंदा होते हैं। वे डंकन द्वारा दिए गए स्टील सूट पहन लेते हैं और एक कंपास की मदद से फेयरमैन कबीले को ढूंढने निकल पड़ते हैं। साथ ही सैंडवॉर्म से बचने के लिए वे फेयरमैन के खास चलने के तरीके को अपनाते हैं। लेकिन फिर भी एक विशाल सैंडवॉर्म उनकी ओर आने लगता है। वे दोनों पूरी ताकत से भागते हैं, लेकिन अचानक सैंडवॉर्म रुक जाता है। असल में किसी ने दूर कहीं थंपर लगा दिया था, जिसकी आवाज़ सुनकर वह उसी दिशा में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुछ फेयरमैन योद्धा उन्हें घेर लेते हैं। तभी पॉल पहचानता है कि ये लोग स्टीलगार के ही कबीले के हैं, जो पहले डंकन के साथ ड्यूक लेटो से मिलने आया था। पॉल और जेसिका का रेगिस्तान में जिंदा बचना देखकर फेयरमैन लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। अब बहुत से लोगों को लगने लगता है कि शायद यही वह व्यक्ति है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। यहीं पर पॉल की पहली मुलाकात रानी से होती है, लेकिन वह अपने विजन्स के बारे में उससे कुछ नहीं कहता। स्टीलगार उन्हें अपने कबीले में शामिल करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके एक साथी चैमिस को पॉल पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह कहता है कि सैंडवॉर्म से बचने में पॉल की मदद उसी के लगाए हुए थंपर ने की थी, और अगर पॉल सच में काबिल है तो उसे एक ड्यूल में खुद को साबित करना होगा। पॉल मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय उसे अपने विजन्स दिखाई देते हैं, जहां उसे समझ में आता है कि मसीहा बनने के लिए उसे अपने पुराने स्वरूप पॉल एट्रोडीज को ख़त्म करना होगा। तभी चानी उसे एक पवित्र क्राइक नाइफ देती है, ठीक वही चाकू जो पॉल ने अपने विजन्स में देखा था। हालांकि चानी साफ कह देती है कि वह उसे मसीहा नहीं मानती, वह यह हथियार सिर्फ इसलिए दे रही है ताकि वह एक योद्धा की तरह लड़े। इसके बाद पॉल और चैमिस के बीच ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन एट्रोडीज की ट्रेनिंग की वजह से पॉल धीरे धीरे चैमिस पर हावी हो जाता है। स्टीलगार घोषणा करता है कि यह लड़ाई तभी खत्म होगी जब किसी एक की मौत होगी। जेसिका चाहती है कि पॉल किसी को ना मारे, लेकिन उसी समय पॉल को अपने विजन से याद आते हैं कि मसीहा बनने के लिए उसे अपने पुराने स्वभाव को त्यागना होगा। आखिरकार पॉल क्राइक नाइफ से चैमिस को मार देता है। यही पल
उसके जीवन का बड़ा मोड़ बन जाता है। इसके बाद पॉल स्टीलगार को बताता है कि वह फेरमैन के साथ मिलकर बैरोन और एम्परर के शासन को ख़त्म करना चाहता है। स्टीलगार उसकी बात मान लेता है और उसे अपने कबीले में शामिल कर लेता है। कुछ दूर चलते हुए वे लोग एक फेरमैन योद्धा को सैंडवॉर्म पर सवारी करते हुए देखते हैं। तभी चानी पॉल की ओर देखकर कहती है, यह तो बस शुरुआत है। और इसी रहस्यमयी संकेत के साथ यह शानदार फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई है।